Hello everyone, a beautiful good morning, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम बात कर रहे हैं 22 ऑफ मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आज के सेशन में हमको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सन पे बात करनी है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स पे बात करनी है। साथ ही साथ आज हमें औरंगजेब पे भी बात करनी है। आखिरकार क्या रीज़न था जो नागपुर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो सारी बातों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले बात करेंगे 22 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। फ्रेश वाटर माना माना अर्थ पे बहुत सारा पानी है क्या, लेकिन वो पानी पीने लायक है नहीं। समुद्र का पानी है, सॉल्टी है, हम नहीं पी सकते। तो फ्रेश वाटर काफी कम है। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसे बताने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है सिंस 1993 1993 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है जो बात करता है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय द 2030, इसके साथ भी अलाइन है। थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आपको वर्ल्ड वाटर डे की थीम देखने को मिल जाएगी। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ठीक है, फर्दर स्टार्ट हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि फरवरी मंथ के जो सभी बैंकिंग इनिशिएटिव हैं या बैंकिंग न्यूज है जिसमें आपका इकोनॉमी सर्वे और रेलवे बजट इंक्लूड है, वो वीडियो मैंने कल आप लोगों के लिए बनाया था। कल इवनिंग में अपलोड किया गया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फरवरी मंथ का जो मंथली कंपाइलेशन हो रहा था उसके ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और फरवरी मंथ की जो मंथली मैगजीन है वो भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो आप एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और आज की क्लास की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। तो पहले पर्सन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है राम सुतार। इनका नाम आई होप आप लोग ने पहले भी सुना होगा क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरीके से मूर्तियां बनाई हैं। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार आपको देखने को मिलेंगे राम सुतार, और इन्हें रिसेंटली चूज किया गया है फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो 100 ईयर ओल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मूर्तिकार जिनका नाम है राम सुतार। इन्हें सिलेक्ट किया गया है फॉर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इनका नाम अनाउंस किया है। इन्हें किस लिए जाना जाता है, तो आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा जो कि गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे देश के होम मिनिस्टर रहे हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड विस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में 182 मीटर 182 मीटर की स्टैच्यू इन्होंने बनाई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसके अलावा राम सुतार जी ने आइकॉनिक महात्मा गांधी जी की भी स्टैच्यू पार्लियामेंट में बनाने का काम किया है। 450 सिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेट ब्रिटेन है, चाइना, इजिप्ट, यूएसए, जहां पर महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू को बनाया गया है और राम सुतार के द्वारा ही बनाया गया है। राम सुतार जी ने जो कैंपेगोड़ा बेंगलुरु में, कैंपेगोड़ा जो बेंगलुरु में स्टैच्यू है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, वो 108 फीट स्टैच्यू जो है, 108 फीट की जो ऊंची स्टैच्यू है वो भी राम सुतार जी ने बनाई है। करेंटली ये लॉर्ड राम की स्टैच्यू पे काम कर रहे हैं टेम्पल ऑफ अयोध्या में। ऑलरेडी भगवान राम का स्टैच्यू आपको अयोध्या में देखने को मिलता है जो कि अरुण योगीराज ने बनाया है, लेकिन एक और स्टैच्यू बनाई जा रही है बाय द राम सुतार। राम सुतार के बेटे हैं जिनका नाम है अनिल सुतार, और ये बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं जिसे इंदू मिल्स मुंबई में लॉन्च किया जाएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राम सुतार जी ने कई सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस स्टैच्यू बनाए हैं। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने राज्य का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड महाराष्ट्र भूषण देने की घोषणा की है। अब इनको पहले भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि हमारे देश का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण दिया गया है 2018 में, पद्मश्री 1999 1999 में, और 2016 में इन्हें टैगोर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो राम सुतार जी को दिए गए हैं। क्लियर है इतनी चीजें? ना बात करते हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 1995 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ठीक है, इस अवार्ड की घोषणा एक कमेटी के द्वारा की जाती है, जिस कमेटी को हेड करने का काम महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। इसमें 25 लाख रुपीस कैश प्राइज मनी दिया जाता है। पहली बार अवार्ड 1996 में दिया गया था एक मराठी राइटर और एक्टर को, जिनका नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया, जैसे कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, भीमसेन जोशी, बाबा आमटे, रतन टाटा जी। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है। आपको प्राइज मनी याद रखनी है, 25 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। तो ठीक है, हम लोगों ने राम सुतार जी के बारे में बात की, उनके सभी स्टैच्यूज जो भी उन्होंने बनाए हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने देखे। फिर हमने देखा कि उनको कौन कौन से और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं, और नाउ हमने बात करी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में। आई होप आपको इतना कहानी क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक का मैटर क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार अगर चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ओके है जी, चलो ना बात करते हैं इनके बारे में। इनका नाम है क्रिस्टी क्रिस्टी कोबेंट्री। क्रिस्टी कोबेंट्री ऑफ जिम्बाब्वे। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे से। इन्हें 10th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 10th नंबर की प्रेसिडेंट कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। या क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिस्टी जो कि 10th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जैसे कि आरबीआई का एग्जाम में भी कंट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ये रिप्लेस करेंगी थॉमस बाच को। थॉमस बाच प्रेजेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इनका टेन्योर 23 जून 2025 से स्टार्ट होगा, जिस दिन हम ओलंपिक डे भी मनाते हैं। ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन है जिन्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली है। तो फर्स्ट वीमेन है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पहली महिला है और वो भी अफ्रीकन है, और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। इनका टेन्योर 8 ईयर्स के लिए होगा, 8 सालों के लिए होगा। ठीक है, मतलब ये एलिजिबिलिटी होती है री इलेक्शन होने की, 4 साल की होता है टेन्योर, और 4 साल के बाद वापस से एलिजिबल होता है। तो इसलिए 4+4 8 साल का मैक्सिमम टेन्योर होता है। मतलब इनका जो टेन्योर है वो 2023 तक, 2033 तक, 2033 तक आपको देखने को मिलेगा, 2033 तक। तो आपको इनका नाम याद रखना है। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से हैं, 10th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, 7 स्टार क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखना है। 2033 2033 तक इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, इसके पहले फॉर्मर स्विमर रह चुकी हैं। इन्होंने इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन में जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने 7 ओलंपिक्स मतलब 7 मेडल्स जीते हैं, ओलंपिक्स मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिलेगा 2004 के एथेंस और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टी कोवेंट्री किस स्पोर्ट से संबंधित थी, तो आंसर हो जाएगा इनका रिलेशन स्विमिंग से था, स्विमर थी, मतलब स्विमर है। ठीक है, नाउ बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। कमेटी का फॉर्मेशन 1894 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, और पियरे दे कुबर्टिन इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विंटर एंड समर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पहले पेरिस में था, बाद में इसको स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, और नीता अंबानी आपको आईओसी की मेंबर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी चीजें?
तो 2 इम्पोर्टेंट पर्सन्स के बारे में हमने बात कर ली है। चलो अभी काफ़ी सारे और भी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में। आप लोगों ने एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग या टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा जिसका नाम है गो आई बीबो। तो गो आई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत आपको देखने को मिलेंगे। गो आई बीबो ऑनलाइन ट्रैवल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला अवार्ड हम देखेंगे जिसका नाम है होलबर्ग प्राइज। होलबर्ग प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं 5 स्टार्स को देना चाहती हूँ। होलबर्ग प्राइज को नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड लॉ, ठीक है, कहा जाता है। तो यहाँ पे सोशल, आपका जो सोशल साइंस है, लॉ है और ह्यूमैनिटी की फील्ड में दिया जाने वाला नोबल प्राइज जो है वो होलबर्ग प्राइज कहलाता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो होलबर्ग प्राइज किस कैटेगरी में दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 2025 का होलबर्ग प्राइज किसे दिया है? तो आप देख सकते हैं इनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती, ठीक है, जो कि एक थ्योरिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन के कैटेगरी में, ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में काफी ज्यादा काम किया है और ये एक स्कॉलर भी है गायत्री चक्रवर्ती और पहली इंडियन भी है जिनको होलबर्ग प्राइज 2025 दिया जा रहा है, ठीक है। अवार्ड सेरेमनी यूनिवर्सिटी ऑफ बेर्गन नॉर्वे में हुई और यहाँ पर क्राउन प्रिंस हैकॉन ऑफ नॉर्वे अवार्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं। होलबर्ग प्राइज में जो प्राइज मनी दी जाती है उसका अमाउंट है 4.6 करोड़ या फिर $5,40,000। ये आपको प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके पहले इनको कई सारे और भी अवार्ड मिल चुके हैं। 2012 में इनको क्योटो प्राइज इन आर्ट एंड फिलोसफी दिया गया था जो कि जापान का हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी आर्ट साइंस में। 2013 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था जो कि इंडिया का तीसरे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है। होलबर्ग प्राइज की शुरुआत 2004 में हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमें याद क्या क्या रखना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। होलबर्ग प्राइज किस कैटेगरी में मिलता है? आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड लॉ कैटेगरी में। इसे नोबल प्राइज कहा जाता है इन कैटेगरीज का। होलबर्ग प्राइज पाने वाली पहली इंडियन कौन है? तो गायत्री चक्रवर्ती हैं। या 2025 का होलबर्ग प्राइज किसे मिला है? गायत्री चक्रवर्ती को मिला है। होलबर्ग प्राइज किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। होलबर्ग प्राइज में कितनी प्राइज मनी मिलती है? तो 4.6 करोड़ या फिर $5,40,000 प्राइज मनी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो भी हमने अभी फ्रेम करके देखे। चलिए अगला बात करेंगे 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज के बारे में। 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है? तो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है जिनका नाम है गुंटर ब्लोसक, ठीक है, ये है गुंटर ब्लोसक जिनको 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने फ्लड रिस्क एनालिसिस एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में काम किया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है सिंस 1991। पहली बार अवार्ड 1991 में दिया गया था। इसमें $1,50,000 प्राइज मनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बहुत ही जाने माने आपको तेलुगु सिनेमा के एक्टर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है चिरंजीवी। तो चिरंजीवी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट। लंदन बेस्ड थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें दिया है, ओके। अगला नाम देखेंगे हम विजय शंकर का। ये विजय शंकर आपको देखने को मिलेंगे। विजय शंकर जो है वो काउंसलर जनरल है, काउंसिल जनरल है डेनमार्क में फॉर सदर्न इंडिया और चेयरमैन भी है सनमार ग्रुप के। इनको रिसेंटली डेनमार्क का नाइट क्रॉस अवार्ड दिया गया है। डेनमार्क के जो किंग हैं उन्होंने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डेनबर्ग अवार्ड किसे दिया है? विजय शंकर को दिया है। क्यों दिया है? इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग। तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्टोरी है उस पर बेस्ड एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है लियो। तो अ न्यू बुक ऑन चेन्नई सुपर किंग लियो
The Untold Story, written by senior advocate and former TNCA vice president PS रमन, was officially launched. तो यहाँ पे लियो किस आईपीएल की टीम की स्टोरी है? आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। इसके ऑथर कौन है? तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट PS रमन इसके ऑथर हैं और इसको रिसेंटली अनवील किया है जिसका नाम है लियो। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है CUQ एंड एन से यंग। वॉन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 सिंगल टाइटल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी। मेन सिंगल का टाइटल चाइना के CUQ ने जीता है, वहीं विमेन सिंगल का टाइटल साउथ कोरिया की एन से यंग ने जीता है। अगर हम इंडियन रेसिपेंट्स के बारे में बात करें जिन्होंने पहले ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता हो, तो 1980 में जीता था प्रकाश पादुकोण ने मेंस कैटेगरी में, और सेकेंड इंडियन है फुलेला गोपीचंद इन 2001। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। देखो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन देखे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी राम सुतार के बारे में। राम सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी क्रिस्टी कोवेंट्री के बारे में, जो कि जिम्बाब्वे की और 10th नंबर की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। किसकी? आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। फिर हमने बात की ऋषभ पंत, इन्हें गो आई बीबो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर गायत्री चक्रवर्ती को 2025 का होलबर्ग प्राइज दिया जा रहा है। फिर हाइड्रोलॉजिस्ट है जिनका नाम है गुंटर ब्लोसक, इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जा रहा है। फिर तेलुगु सिनेमा के एक्टर हैं चिरंजीवी, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट। विजय शंकर, इन्हें डेनमार्क का नाइट क्रॉस टाइटल दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे और ये आपके दो इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन सभी के बारे में याद रखना है। आज के जो अपॉइंटमेंट्स हैं या आज के जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यहाँ से आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का मैटर क्लियर हो रहा है? सारी बातें क्लियर हो रही है तो एक बार थम्स अप कर सकते हैं और लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लिंक को शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सॉरी, हाँ, तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज टू 392। तो वेस्ट बंगाल में जो वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। पहले ये 229 थे, इनकी संख्या बढ़ के 392 392 हो चुकी है। तो राइनो सेंसस कंडक्ट की गई थी मार्च में। कहाँ पर कंडक्ट की गई थी? जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और चपरा मरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा। बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप लोग हैं तो जरा ध्यान दो। यहाँ पर जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। चपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और इन तीनों जगहों पे राइनो की सेंसस की गई थी। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और सेकेंड लार्जेस्ट हैबिटेट है वन हॉर्न राइनो का। तो सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो कहाँ पर पाए जाते हैं? आसाम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 2600 राइनोसोरस आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे जो राइनो हैं वो आपको वेस्ट बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे ये? आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में। अब एशिया में 3 प्रकार के राइनोसोरस पाए जाते हैं, इंडियन, सुमात्रा और जावा। इनमें से जो इंडियन और जावा राइनो होते हैं वो वन हॉर्न राइनो होते हैं और सुमात्रा राइनो जो होते हैं वो 2 हॉर्न राइनो देखने को मिलेंगे। आसाम में कहाँ पर मिलेंगे? काजीरंगा नेशनल पार्क है, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ओरंग नेशनल पार्क मिल जाएगा। ये आसाम राज्य में इन सभी नेशनल पार्क में राइनो है। वहीं दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी आपको राइनो देखने को मिलेंगे। पहले राइनोसोरस को आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन लगातार जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो 2008 में राइनोसोरस को इंडेंजर कैटेगरी से बाहर निकालकर वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जब हम एनवायरनमेंट का पोर्शन देखते हैं, एनवायरनमेंट के पोर्शन में आपसे कई सारे एनिमल के स्टेटस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है,
ना बात करेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। तो 2025 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि सेकेंड एडिशन है, कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसके लिए एंथम, मेस्कॉट और लोगो को लॉन्च किया है। 20 से लेकर 27 मार्च के बीच में नई दिल्ली में होगा। ये है उज्ज्वला। मैंने अभी आप लोगों को वर्ल्ड स्पैरो नेशनल स्पैरो डे के बारे में बताया था, और बताया था कि 2012 में दिल्ली ने अपना स्टेट बर्ड इसे डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे जो आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स है वो दिल्ली में हो रहे हैं, इसलिए उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? एक स्पैरो है जिसको हमने मैस्कॉट बनाया है। ठीक है। टैगलाइन है चैंपियन बियॉन्ड लिमिट, और एंथम है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। 6 अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव न्यू अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स इन आसाम। तो यूनियन कैबिनेट ने एक ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को सेटअप करने की परमिशन दी है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड कैंपस में इसको सेटअप किया जाएगा, नामरूप आसाम में। नामरूप आसाम में ये जो अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक जॉइंट वेंचर पे काम करेगा। 70-30 का डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो आपको देखने को मिलेगा, और 10,000 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ इसे तैयार किया जाएगा। 48 मंथ में ये तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा जॉइंट वेंचर है तो कई सारी कंपनी के शेयर्स होंगे, तो ये सभी कंपनीज हैं, किसकी कितनी इक्विटी होगी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके कैंपस में इसको बनाया जा रहा है, 11% इक्विटी होगी। बाकी अलग अलग कंपनीज की भी इक्विटी आपको दिखाई दे रही है। तो कोई आपसे नहीं पूछने वाला है इक्विटी के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, तो आसाम राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है सी डॉट, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सी डॉट, सी डॉट का फुल फॉर्म ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। सी डॉट लॉन्चेस समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? सी डॉट ने। सी डॉट एक ऑटोनोमस R&D सेंटर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करता है। हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए और IT सेक्टर में रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए, नया इनोवेशन लाने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय द सी डॉट। सी डॉट ने सिलेक्ट किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को एज अ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1991 में हुआ था, और ये मैत्री डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सी डॉट ने जो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो भी स्टार्टअप DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर रजिस्टर है, वो सभी समर्थ के अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है। इसमें जो भी स्टार्टअप सिलेक्ट किया जाएगा उनको 5 लाख रुपीस तक का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, और 6 मंथ के लिए सी डॉट के कैंपस में आपको ट्रेनिंग मतलब वेल फर्निश्ड स्पेस मिलेगा आपके रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है जी। सी डॉट का फॉर्मेशन 24 अगस्त 1984 में हुआ था। ठीक है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये काम करती है, जिसके चेयरमैन ज्योति आदित्य सिंधिया आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड ज्वाइंट इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड CDRI। तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनिशिएटिव है। इसको बैंकॉक थाईलैंड में 2019 में लॉन्च किया गया था। एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, जो कि ओपन मतलब फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हैं और पैसिफिक रीजन्स के लिए रूल बनाते हैं कैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। CDRI का मतलब होता है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी भारत का इनिशिएटिव है। 2019 में जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रही थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने CDRI को लॉन्च किया था, जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को बूस्ट करता है। तो न्यूजीलैंड इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। तो न्यूजीलैंड ज्वाइन कर रहा है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को एंड कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये दोनों इनिशिएटिव भारत के हैं। 2019 के इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएंगे।
नाउ बात करेंगे न्यूजीलैंड कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है। ग्रेट ब्रिटेन से इसको 1947 में आज़ादी मिली थी। न्यूजीलैंड का जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो माउरीज हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, माउरीज 5 स्टार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको फ्लाइटलेस वर्ड पाई जाती है किवी। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, डॉलर यहाँ पे करेंसी है, और क्रिस्टोफर लक्सन आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। अभी हमारे देश में जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसके चीफ गेस्ट आपको क्रिस्टोफर लक्सन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अंत में बात करेंगे हम औरंगजेब के बारे में। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी काफी सारी न्यूज भी बाकी है। ठीक है। औरंगजेब, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो औरंगजेब की कब्र है, औरंगजेब की जो टॉम है, कब्र है, उसको हटा दिया जाएगा, मतलब रिमूव करने की बात की जा रही है, जिसके कारण नागपुर में काफी ज्यादा दंगे हुए और उसके बाद यहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया गया। तो रिसेंट वायलेंट क्लैशेस इरप्टेड इन नागपुर ओवर डिमांड फॉर रिमूवल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब टॉम। औरंगजेब को आलमगीर वन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई सारे इस्लामिक आर्किटेक्ट और मिलिट्री का एक्सपांशन किया है। इनका जन्म 1618 में गुजरात में हुआ था। फादर का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज महल था। और इनका जो टेन्योर है वो 1707 में खत्म हो गया था। इन्होंने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था लाहौर में। बीबी का मकबरा बनवाया है औरंगजेब में, और सॉरी औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया है। अब औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया गया है। और ईदगाह बनाया है मथुरा में। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने का काम किसने किया है, औरंगजेब ने किया है। तो बीबी का मकबरा, बादशाही मस्जिद और ईदगाह इन मथुरा। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फतवा ई आलमगिरी, जो कि कलेक्शन है इस्लामिक लॉ का, वो तैयार कराया था। और कुरान की कॉपी तैयार की थी। ये बहुत ज्यादा कट्टर टाइप का राजा था और इसने काफी सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, वापस से जजिया टैक्स को इम्पोज करने का काम किया। और जो सिख धर्म के 9वें नंबर के गुरु रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का भी इन्होंने एग्जीक्यूशन करवाया, मतलब उनकी हत्या करवाई। तो ये इनका कुछ काम है किया हुआ औरंगजेब का। ठीक है। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले अब ये जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में मतलब 21 मार्च को हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स का, और फिर हम कुछ और बातें करेंगे। ठीक है। चलो, तो हमने देखा था यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। और वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर पहला एडिशन हम लोगों ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया। फिर हमने देखा था कि हम लोगों ने 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया, जिसकी थीम थी इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें फिनलैंड टॉप पर है, भारत 118वें स्थान पर है, अफगानिस्तान बॉटम पर है। मृदुलिका झा, जो कि आज तक से बिलोंग करती हैं, इन्हें रामनाथ गोइंग का अवार्ड मिला है जर्नलिज्म की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इंद्रनील भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। दीना मेहता को रीअपॉइंट किया गया है फिनो पेमेंट बैंक की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर राजीव बजाज को रीअपॉइंट किया जा रहा है एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज ऑटो। इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक सेटअप की थी। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं एम नागराजू। फिर कैबिनेट ने 1500 रुपए इंसेंटिव देने की घोषणा की है फॉर लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। अगर आप 2000 रुपए से कम यूपीआई भीम ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 0.15% इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 15 फाइनेंस कमीशन तक एक्सटेंड किया गया है। इसका बजट 3400 करोड़ रुपीज है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट को भी रिवाइज किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन तक, मतलब 2025-26 तक। इसके लिए बजट है 2790 करोड़ रुपीस। सेंट्रल गवर्नमेंट पुश कर रहा है अपार आईडी ज्वाइन करने के लिए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बियॉन्ड स्क्रीन, एक इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। बीसीसीआई ने कहा है जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हमने जीती है, तो हमारे देश के जो प्लेयर हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको 58 करोड़ रुपीस कैश रिवॉर्ड मिलेगा। मध्य प्रदेश का शहडोल डिस्ट्रिक्ट का विचारपुर विलेज को मिनी ब्राजील कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला है विथ रेफरेंस टू द रामनाथ गोयंका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, कंसिडर द फॉलोइंग अवार्ड स्टेटमेंट। मृदुलिका झा, जो कि आज तक से हैं, इन्हें
डंकी रूट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए रामनाथ गोइंका अवार्ड मिला है, बिल्कुल सही बात है। इस अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। द हिंदू ग्रुप ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी, नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी, इंडियन एक्सप्रेस ने अवार्ड की शुरुआत की थी। इसमें 1 लाख रुपीज कैश प्राइज मिलता है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। Which state has recently imposed 50 rupees entry fee for tourists entering the state? तो सिक्किम राज्य यहाँ पर 50 रुपए की एंट्री फीस लगा रहा है, 30 डेज तक वैलिड रहेगा। Who has won the 2024 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो ब्रिटेन के रेसर है जिनका नाम है लैंडो नॉरिस, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है, ऑप्शन नंबर डी। Which fintech app recently rose to 5th position in UPI market overtaking Crate? अभी NPCI का डेटा पब्लिश हुआ है। NPCI ने अपने डेटा में बताया है कि क्रेड को ओवरटेक कर लिया है, किसने? सुपर डॉट मनी ने। और 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला जो एप्लीकेशन है वो सुपर डॉट मनी है। सुपर डॉट मनी फ्लिपकार्ट ग्रुप का एक पेमेंट एप्लीकेशन है और 5th नंबर का लार्जेस्ट यूपीआई प्लेयर बन चुका है अकॉर्डिंग टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फरवरी के मंथ में सुपर डॉट मनी से जो टोटल नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं वो 139 मिलियन है और इसने क्रेड को ओवरटेक कर लिया है। सबसे फर्स्ट नंबर पे फोन पे, फिर गूगल पे, फिर पेटीएम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ऑर्गेनाइज एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द आरबीआई ओम्ब्यूसमेंट। तो आरबीआई ओम्ब्यूसमेंट पे एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई महाराष्ट्र में। इसको इनॉग्रेट करने का काम आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया था, इसमें और भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है ट्रांसफरिंग ग्रीवेंस रिड्रेस द एआई एडवांटेज, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। आरबीआई का फॉर्मेशन हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई को नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को किया गया था। पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, बट पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे और अभी 26वें नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी आपको देखने को मिलेंगे। And this is your question of the day. Which institute has launched the Samarth Incubation Program to boost innovation in the telecommunication and information technology? तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसका दिमाग है, किसने इसे स्टार्ट किया है? जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल संडे है तो कल हम अपने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी सारे करंट अफेयर्स की बातें अब मंडे को हो पाएंगी। क्लियर है इतनी चीजें? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन था, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने ली है। एक दो बार ये नाम आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आज का सेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट था तो थोड़ा सा याद रखेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।